तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लेटेस्ट रिलीज इंडोनेशियन हॉरर मूवी। इसका नाम है जालान पुलांग। स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है और आप सभी को पसंद भी आएगी। चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियोस आप सभी को एंटरटेन करती है तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट और फ्रेश कॉन्टेंट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो कहानी की शुरुआत में हम मार्सिना नाम की लड़की को देख पाते हैं, जो की छोटी सी बच्ची डेड बॉडी को देख करके बहुत ही ज्यादा रो रही थी और उसके सामने एक ही बात कह जा रही थी कि उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। मार्सिना रोते रोते घर से बाहर जाती है और एक तलवार लेकर उसके फार्म हाउस में जितनी भी बकरियां होती है उन सभी को जान सहित मार देती है। मार्सिना जब इन बकरियों को मार रही थी तो वो एक ही बात दोहराई जा रही थी, उसके बेटी के हत्यारों को एक दिन जरूर सजा मिलेगी, उन्हें उनके कर्मों का फल मिल के रहेगा। मार्सिना रोते रोते अपने फार्म हाउस के पास ही एक बंगलो में लड़की के पास जाती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि एक कपल होते हैं जो कि अपनी बेटी डेस्टिनी के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे। बंगलो के बाहर खड़ी मार्सिना ये सब कुछ देखकर बहुत दुखी हो रही थी। बंगलो के पास वाले पेड़ पर ही खुद को फांसी लगा देती है। ये बात कहानी 30 साल बाद की दिखाई जाती है, ईयर 2000 में। यहाँ पर अरुम नाम की लड़की को हम देख पाते हैं। अरुम अब एक स्कूल गोइंग लड़की है और आने वाले 5 दिनों बाद ही उसका बर्थडे था, तो अपने बर्थडे की पार्टी के लिए वो सभी को इनवाइट कर रही थी। अपने क्लास के सभी बच्चों से कह रही थी कि सुनो, 5 दिन बाद मेरा बर्थडे है, तुम सभी को जरूर आना है। जिसके बाद उसकी बेंच से आगे बैठी हुई लड़की को बुलाने लगती है कि सुनो। और जब वो लड़की रिप्लाई के लिए पलटती है ना, तो आरुम को उसकी शक्ल में एक शैतानी चेहरा दिखाई देता है। इसे देखकर आरुम बहुत ही घबरा जाती है। अभी 1 सेकंड बाद हम देख पाते हैं कि वो लड़की कोई भूत वूत नहीं थी, तो एकदम नॉर्मल सी लड़की थी। वो लड़की आरुम को घबराया हुआ देखकर पूरे क्लास के स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि इसे एक अचानक से क्या हुआ, इतना डर क्यों रही है। लेकिन आरुम इतना डर गई थी कि वो अपना सर उठाकर देख भी नहीं रही थी। पर बड़ी हिम्मत के बाद जब वो अपना सर उठाती तो वापस से वही शैतानी चेहरा दिखता है, जो बहुत ही खतरनाक तरीके से देखकर उसे हंसे जा रही थी। अब आरुम चेहरे को देखकर इतना डर जाती है कि अपना कंपास उठाकर खुद को बचाने के लिए उस पर अटैक कर देती है। और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो लड़की कोई भूत वूत नहीं थी, तो उस लड़की के बैक पर चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद आरुम को एहसास होता है कि अरे ये तो नॉर्मल सी लड़की है, तो वो भूत कहाँ गई। तभी वो भूत आरुम के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर फिर से आरुम खुद को बचाने के लिए कंपास उठाकर उस भूत पर चला देती है, जो कि किसी दूसरी निर्दोष लड़की को लग जाती है। ये सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। यानी आरुम को पूरे क्लास के सभी स्टूडेंट में बारी बारी से भूत दिखाई दे रहा था और वो सभी को कंपास से अटैक कर रही थी। ऐसा करते करते आरुम ने स्कूल के सभी बच्चों को एकदम घायल कर दिया था। तो इस घटना के बाद आरुम के स्कूल की प्रिंसिपल आरुम की माँ लस्टिनी को बुलाती है, उसे सीधा रस्टिकेट कर देती है। यहाँ प्रिंसिपल लस्टिनी को प्रूफ देने के लिए खून से सना हुआ कंपास भी दिखाती है। यहाँ प्रिंसिपल काफी ज्यादा गुस्से में थी और लस्टिनी से कह रही थी कि आपको ऊपर वाले का शुक्र मनाना चाहिए कि हम पुलिस कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस आरुम को ही रेस्टिकेट कर रहे हैं। अब लस्टिनी आरुम को लेकर जब स्कूल से निकल रही थी, तभी स्कूल के सारे बच्चे आरुम का बहुत ही मजाक उड़ा रहे थे। ये एकदम पागल लड़की है, अच्छा हुआ इसे स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया, वरना हम सभी को ये जान सहित मार डालती। स्कूल के बाद लस्टिनी आरुम को लेकर सीधा अपनी बड़ी बेटी लिया के पास ले आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लिया लस्टिनी की अपनी बेटी नहीं थी, एक अडॉप्टेड बच्ची थी। लस्टिनी स्कूल का सारा मैटर लिया से बता देती है। लिया कहने लगती है कि मैटर तो काफी ज्यादा सीरियस हो गया है। लिया ये सारी बातें सुनकर लस्टिनी से कहती है कि मम्मा, हमें बिना देर किए हुए आरुम को मेंटल असाइलम डाल देना चाहिए। जिस पर लस्टिनी भड़क जाती है, उसे कहने लगती है कि तुम आरुम की सगी बहन नहीं हो ना, इसीलिए ऐसा कह रही हो। अब लस्टिनी यहाँ से नाराज होकर निकल ही रही थी कि तभी लिया अपनी मम्मी से सॉरी कहने लग जाती है कि सॉरी मम्मा, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। पर लस्टिनी लिया की एक भी बात नहीं सुनती है और आरुम को लेकर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ रास्ते में आरुम अपनी माँ से पूछ रही थी कि माँ, दीदी ने क्या बोला। और यहाँ पर लस्टिनी आरुम को वो सारी बातें नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उससे कहने लगती है कि बेटा, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, बस तुम्हें एक अच्छे से थेरेपी की जरूरत है। क्योंकि आरुम ने सारी बातें सुन ली थी, अपनी माँ से कहने लगती कि माँ, हो सकता है दीदी सही कह रही है, कहीं मैं सचमुच पागल तो नहीं हो रही। यहाँ लस्टिनी आरुम को समझाने लगती है कि नहीं बेटा, अपने दिमाग में नेगेटिव बातें बिल्कुल मत लाओ, जब तक मैं हूँ तब तक तुम सभी को कुछ भी नहीं होगा और बहुत जल्द हम एक बहुत अच्छे से डॉक्टर से मिलेंगे और देखना कुछ ही दिनों में तुम बहुत ठीक हो जाओगी। लस्टिनी की ये सारी बातें सुनकर आरुम थोड़ी सी शांत हो गई और मन में प्रे करने लगी कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। तभी वही भूतिया चेहरा गाड़ी के शीशे पर आकर कहता है कि हाँ, बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगी। इन सब के बाद जब आरुम अपने घर आती है तो यहाँ हम देख पाते हैं कि उसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है रामा। रामा आरुम को देखकर बहुत खुश होता है कि अब दीदी घर आ गई और हम मिलकर खूब खेलेंगे। पर आरुम कुछ भी नहीं बोलती है, वो चुपचाप अपने कमरे में चल जाती है। अब आरुम रामा की कोई बात का जवाब नहीं देती है, जिससे रामा भी आरुम से बात करने के चक्कर में
उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक चला जाता है। यहाँ आरुम अपने बेड पर मुंह के बल गिर जाती है, जैसे हम सभी भी कभी बचपन में थक हार कर आते थे और मुंह के बल गिर जाते थे। आरुम की ऐसी हालत देखकर रामा अंदर ही अंदर थोड़ा सा हैरान था कि आखिरकार दीदी को हुआ क्या है। रामा आरुम के पास जाकर कहता है कि दीदी क्या आज तुम मेरे साथ खेलोगी नहीं, जिस पर आरुम कहने लगती है कि नहीं, मन नहीं है। पर तभी रामा जब जिद करने लगता है तो आरुम कहते है कि ठीक है, तुम बाहर जाकर खेलो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। जिसके बाद हम लस्टिनी को देख पाते हैं जो कि अपने पति सूर्या की फोटो देख रही थी और उसे याद कर रही थी। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब आरुम का बर्थडे होता है। दरअसल आरुम का बर्थडे हर 4 साल पर आता है, यानी 29 फरवरी 1996। आरुम के बर्थडे वाले दिन का माहौल एकदम सब कुछ सही था। घर में बर्थडे पार्टी का माहौल, सबके चेहरों पर खुशी। लेकिन पार्टी के बाद बच्चों को जब बाहर छोड़कर उसके पापा आरुम के पास आते हैं वो देख पाते हैं कि आरुम एकदम अजीब तरीके से चुपचाप बैठी हुई है। उससे पूछने के लिए वो जब उसके नजदीक जाते हैं और उससे पूछने ही वाले थे कि बेटा क्या बात है, तभी आरुम एक अचानक से पलटकर अपने पापा के ऊपर चाकू से अटैक कर देती है। सूर्या को भले ही चोट लगी थी पर वो अपनी बेटी का चेहरा देखकर एकदम हैरान था और वो समझ चुका था कि उसकी बेटी पॉजेस्ड हो चुकी है। यहाँ आरुम वापस से अपने डैडी के ऊपर अटैक करती है पर इस बार सूर्या उसे रोक देता है, उसके हाथ से चाकू छीनकर उसे पीछे ढकेल देता है। तभी यहाँ पर लस्टिनी आ जाती है, वो देखती है कि सूर्या तो घायल हो चुका है। यहाँ हम आरुम को देख पाते हैं जो कि एकदम नॉर्मल हो चुकी थी। यहाँ क्योंकि सूर्या जख्म में लगे काफी देर हो चुका था, ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, तो अब उसकी जान निकल रही थी। और यहाँ मरने के आखिरी सांसों में सूर्या बताता है कि उसकी बेटी के ऊपर किसी शैतान का साया है। लस्टिनी से कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके हमारी बेटी को वापस से नॉर्मल करना होगा। आरुम को नॉर्मल करने के सारे रास्ते मैंने अपनी डायरी में लिख दिया है। ये कहते ही सूर्या मर जाता है। तो इस घटना को 4 साल बीत चुके थे पर लस्टिनी ने उस डायरी को अभी तक निकाल के पढ़ी नहीं थी, क्योंकि आरुम का बर्थडे 4 साल के बाद पड़ता है, यानी लीप ईयर 29 फरवरी को। और सूर्या के मुताबिक और तभी आरुम एकदम अजीब सा बिहेवियर करने लगती थी। पर क्योंकि लस्टिनी एक मॉडर्न विचार वाली औरत होती है, उसे इन सब के भूत पिशाच वाली बातों पर विश्वास नहीं होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद आरुम को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसमें पैनिक होकर वो गलती से सूर्या पर अटैक कर दी थी। और उस घटना के बाद से आरुम एकदम नॉर्मल थी, इसलिए लस्टिनी ने भी उस डायरी को खोलकर देखना जरूरी नहीं समझा। अब इस बार वापस से जब आरुम का बर्थडे आने वाला है तो वापस से वही अजीब सा बिहेवियर शुरू हो गया है। इसलिए लस्टिनी को अब ये यकीन हो रहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तो फाइनली सूर्या की डायरी निकालकर पढ़ने लग जाती है। यहाँ सूर्या की डायरी में 2-3 तांत्रिकों का नंबर लिखा हुआ था, साथ ही साथ ये बात भी लिखी हुई थी कि आरुम का इलाज उसके बर्थडे से पहले ही करना होगा, वरना उसके ऊपर का शैतान एकदम एक्टिव हो जाएगा और फिर आरुम कभी भी पहले जैसी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। यहाँ घर के बाहर का सीन देख पाते हैं कि आरुम अपने भाई को खिला रही थी, उसे झूला भी झुला रही थी। और तभी एक अचानक से उसे पता नहीं क्या होता है, वो उस झूले को बहुत ही तेजी से घुमाने लग जाती है। यहाँ रामा उसे हेल्प मांगने लगता है कि दीदी ऐसा मत करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, पर आरुम बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। तभी रामा हेल्प के लिए अपनी मम्मी को चिल्लाने लग जाता है। लस्टिनी रामा की आवाज सुनकर तुरंत ही बाहर भाग कर आती है। देख पाती कि रामा झूले के अंदर बैठकर बहुत ही चिल्ला रहा था और आरुम पास में खड़ी होकर रामा को देख के हंस रही थी। तब वो कैसे भी करके झूले को रोकती है, जिससे कि उसके हाथों पर चोट लग जाती है और रामा को गले लगाकर उसे संभालने लग जाती है। ये देखकर आरुम भी एकदम होश में आ जाती है। अपनी माँ से कहने लगती कि माँ क्या हो गया था मुझे और मैं क्या कर रही थी। तभी लस्टिनी आरुम से कहने लगी कुछ नहीं बेटा, तुम्हें इलाज की जरूरत है, तुम बहुत जल्दी तैयार हो जाओ, हम अभी तुम्हारे इलाज के लिए निकलेंगे, हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। यही हम देख पाते हैं कि आरुम के बैग से ब्लड गिर रहा था। घर से निकलने से पहले लस्टिनी अपने पति सूर्या से कहने लगती है कि मुझे यकीन हो गया कि तुम सच थे और अब मैं बहुत जल्द आरुम का इलाज करवा के उसे ठीक कर दूंगी। यहाँ लस्टिनी अपने दोनों बच्चों को लेकर निकलने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर लिया आ जाती है और अपनी माँ को साइड ले जाकर उसे माफी मांगने लगती है। तभी लस्टिनी लिया को गले लगाकर उसे कहने लगती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बेटा, मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना आरुम और रामा से। यहाँ लिया कहने लगती है कि माँ आरुम को तांत्रिक की नहीं बल्कि बहुत अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, जिस पर लस्टिनी समझाने लगती है कि नहीं, आरुम कर्स्ड है, उसका श्राप हटाने के लिए हमें बहुत अच्छे से तांत्रिक से मिलना होगा। इस पर लिया कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आप सभी के साथ चलूंगी। यहाँ रास्ते में सबका मूड फ्रेश करने के लिए ये लोग गाना भी गाने लगते हैं। ये गाना लस्टिनी का एकदम फेवरेट वाला गाना था। यहाँ सफर के दौरान आरुम को भी देख पाते कि वो भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। रात हो जाने के बाद गाड़ी में लिया और रामा सो गए थे और आरुम काफी ज्यादा टेंशन में थी, इसीलिए उसे नींद नहीं लग रही थी कि तभी गाड़ी के कांच पर भूतिया बच्चा आकर कहने लगता है कि ये देखकर आरुम बहुत ही डर जाती है। और उस बच्चे को आरुम नहीं देखा था और किसी को नहीं दिखाई दिया था, इसीलिए लस्टिनी उसे समझाने लगती कि बेटा तुम जो सोच रही हो वो सब कुछ वहम है, तुम तुम्हारे साथ है और तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। कुछ देर के बाद ही वो लोग उस पहले ओझा के पास पहुंच जाते जिसका नाम होता है
रुस्तम। यहाँ लस्तनी रुस्तम को सारे मैटर बता ही रही थी कि तभी रामा को एक नंबर आ गई थी। अभी रुस्तम का असिस्टेंट रामा को जंगल के पीछे वाला रास्ता बताता है। क्योंकि ये लोग अनजान थे, इसलिए लस्तनी रामा के साथ आरुम को भी भेज देती है। यहाँ लस्तनी की सारी बातें सुनकर रुस्तम कहने लगता है कि मैं आरुम को बहुत जल्दी नॉर्मल कर दूंगा। इसके बदले में बहुत बड़ी कीमत मांगता है, पर अपनी बेटी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता, इसीलिए लस्तनी भी मान जाती है। वहाँ दूसरी तरफ जंगल में रामा को बहुत ही जोर की प्रेशर आई थी, तो वो भागते भागते आगे निकल गया और यहाँ आरुम पीछे ही रह गई थी। तभी एक अचानक से छोटे से बच्चे में उसे भूत दिखाई देने लग गया। ये भूत आरुम से कहने लगता है कि रुस्तम एक बहुत ही बुरा आदमी है, बहुत सारे ब्लैक मैजिक करता है जिसमें छोटे छोटे बच्चों की बलि चढ़ा देता है। वो भूतिया बच्चा एक तरफ रुस्तम का विजुअल भी दिखा रहा था कि सचमुच ब्लैक मैजिक एक्टिविटी के बाद बच्चों को जिंदा दफना देता है। वहाँ दूसरी तरफ कमरे में रुस्तम लस्तनी से कहने लगता है कि आप सभी एकदम बेफिक्र हो जाइए और मैं अब अपना रिचुअल शुरू करने वाला हूँ। रुस्तम के जाने के बाद लिया लस्तनी से कहने लगती कि माँ, पता नहीं क्यों मुझे ये आदमी ठीक नहीं लगता। इसकी बातें सुनकर मेरा मन घबरा रहा है। क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? यहाँ दूसरी तरफ हम रुस्तम को देख पाते हैं जो कि जंगल में अपने रिचुअल को शुरू कर दिया था और तभी रिचुअल के दौरान ही उसे जंगल से आवाज आती है और वो तुरंत ही उस आवाज को फॉलो करते हुए जंगल में जाने लगता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि जंगल में कोई और नहीं बल्कि हमारी हीरोइन आरुम ही खड़ी थी। यहाँ वापस से वो पोजेस्ड हो चुकी थी। रुस्तम जब उसे बुलाने ही वाला था कि तभी वो एकदम भयानक से चेहरे के साथ पलटती है और उसका गला पकड़ लेती है। रुस्तम की आवाज सुनकर बाकी सब दौड़ कर आते हैं, ये सब कुछ देख लेते हैं। आरुम की फैमिली ने पहली बार आरुम का ये भूतिया वाला रूप देखा था और वो सभी काफी ज्यादा घबरा गए थे। यहाँ आरुम ने रुस्तम को गर्दन पकड़ के ऊपर हवा में लटकाया रखा था और लस्तनी से कह रही थी कि ये तो मुझसे भी बड़ा बेकार इंसान है, अब ये मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। यहाँ लस्तनी चीखे जा रही थी कि बेटा छोड़ दो उसे, उसकी कोई गलती नहीं है। पर लस्तनी ये भूल गई थी कि आरुम अभी के लिए उसकी बेटा नहीं बल्कि इविल स्पिरिट है। लस्तनी के सामने ही आरुम रुस्तम को पकड़कर जोर से पेड़ की ओर फेंक देती है और पेड़ की नुकीली टहनी रुस्तम के पेट के आर पार हो जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। कांड करने के बाद आरुम तुरंत ही बेहोश हो जाती है। यहाँ लस्तनी जैसे तैसे आरुम को संभालकर उसे गाड़ी में बिठाती है और तुरंत ही दूसरे तांत्रिक के पास निकल जाती है। यहाँ इस तांत्रिक का घर बहुत ज्यादा ही दूर था जिसमें लोगों को 24 घंटों से भी ऊपर का ट्रैवल करना था। यहाँ हमें पता चलता है कि आज 25 तारीख हो चुकी थी और आरुम के बर्थडे में सिर्फ 4 ही दिन बाकी थे। यहाँ हम दूसरी ओझा से मिल पाते हैं जिसका नाम होता है रूहाना, जो कि अपने नाम की तरह ही शैतानी रूहानी ताकतों से लड़ती थी। रूहाना आरुम के ऊपर कुछ रिचुअल वगैरह करने लगती है और लस्तनी से बताती है कि जो तुम्हारी बेटी को श्राप लगा है बहुत ही साल पुराना श्राप है जो कि उसी की फैमिली से जुड़ा हुआ है। यहाँ रूहाना लस्तनी से कहने लगती है कि अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लो, अपने अतीत में झांकने की कोशिश करो कि तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। यहाँ हम देख पाते हैं कि मरसिन्ना जिस बंगलो के बाहर खड़ी थी, बंगलो में जो कपल के साथ बच्चे दिखाई गई थी, वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि लस्तनी ही थी। वो दोनों कपल लस्तनी के मम्मी पापा थे। तो मरसिन्ना इन्हें देख रही थी, वो इन्हीं के घर के बाहर के फार्म हाउस में अपनी बेटी ईडा के साथ रहती थी। यहाँ लस्तनी अपने बचपन में ईडा के साथ खेलने कूदने के लिए अक्सर ही उसके फार्म हाउस पर आती थी। तभी एक अचानक से लस्तनी को याद आता है कि जब एक बार बर्थडे के दौरान अपने माँ पापा के साथ कहीं बाहर जा रही थी, तभी जो भूत आरुम में दिखाई दे रहा था वही भूत एक अचानक से उनकी गाड़ी पर आकर गिरा था, जिससे गाड़ी बैलेंस न बना पाई और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ एक्सीडेंट के दौरान लस्तनी तो बच गई थी पर उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। तभी एक आदमी आया था जो कि लस्तनी को यहाँ से ले गया था। हालांकि अपने माँ पापा की एक्सीडेंट की वजह से लस्तनी के दिमाग पर बहुत ही बुरा असर हुआ था, जिसके वजह से याददाश्त चली गई थी। मतलब उसके बाद उसकी पालन पोषण कहाँ पर हुआ, वो आदमी कौन था जो उसे वहाँ से उठा ले गया, ये सब कुछ उसे याद नहीं था। पर ये जितनी भी स्टोरी लस्तनी ने बताई उसके बेसिस पे रूहाना ने कहा आरुम के बॉडी में जो कोई भी भूत है वो कोई और नहीं बल्कि मरसिन्ना ही है, जिसने उसी के घर के सामने वाले पेड़ पर खुदकुशी कर ली थी। यहाँ मरसिन्ना ऐसा क्यों कर रही थी ये हमें आगे की स्टोरी में पता चलेगा। वहाँ घर के बाहर आरुम को देख पाते हैं जिसे कुर्सी के थ्रू बांधा गया था और वो रामा को देखकर कह रही थी मुझे इतना तेज से बांधा गया है कि मुझे दर्द हो रहा है, रामा मेरी हेल्प करो और मुझे खोल दो। यहाँ रामा आरुम से कहने लगता है कि नहीं दीदी, मम्मा ने मना किया है। तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर मरसिन्ना का भूत आ गया था जो कि राम से कहने लगता है रामा तुम तो एक अच्छे भाई हो ना, जाओ अपनी बहन की मदद करो। और रामा तुरंत ही अपनी बहन की मदद के लिए उसे खोल देता है। यहाँ आरुम अपने असली रूप में आकर सबसे पहले रामा को ही डराकर दूर भगा देती है। यहाँ रामा अपनी हेल्प के लिए इतनी जोरों से चीखा था कि उसकी आवाज सुनकर लस्तनी तुरंत ही भाग के आ गई। और वहीं आरुम जो कि पोजेस्ड हो चुकी थी और रूहाना के एक असिस्टेंट पर अटैक कर देती है। यहाँ रूहाना भी पहुंच गई थी आरुम को रोकने के लिए कि तभी आरुम तुरंत ही अपने दांतों से रूहाना की 2 उंगलियां काट लेती है और रोड साइड सड़क की ओर भागने लग जाती है। इसी दौरान उसने कांच का एक वास भी उठा लिया था। आरुम को रोकने के लिए लस्तनी और लिया भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है, पर तभी आरुम दोनों को दिखाकर वो वास जमीन पर पटक देती है और जानबूझकर उसी पर चलने लगती है और आगे जाकर पीछे पलटकर लस्तनी और लिया को देखकर बहुत बड़ा सा मुंह खोलने लगती है। ऐसा लग रहा था कि उन्हें चिढ़ा रही थी कि तभी हम देख पाते हैं कि पीछे से एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा था।
डर के मारे लस्टनी और लिया चिल्लाने लग जाती है कि आरुम बेटा पीछे हट जाओ वरना चोट लग जाएगी, पर आरुम उस ट्रक पर ही अपना सर दे मारती है और बेहोश होकर नीचे गिरती है। आरुम को संभाल कर घर ले आने के बाद रूहाना की एक असिस्टेंट आरुम को एक ताबीज पहनाने लगती है, बताने लगती है कि ताबीज उसे टेम्पररी तौर पर प्रोटेक्ट करके रखेगा, लेकिन बर्थडे वाले दिन मार्सिना बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी तो उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इस ताबीज से एक और फर्क होगा, डेस्टिनी अपने बचपन की जो बातें भूल चुकी है वो सब कुछ भी रिकवर हो जाएंगी। सूर्या की डायरी में सिर्फ 3 ही ओझा के नाम लिखे हुए थे। डेस्टिनी ने ऑलरेडी 2 को ट्राई कर लिया था, तो अब बारी थी लास्ट ऑप्शन यानी कि तीसरे ओझे की बारी। तो अब आरुम रामा और लिया को लेकर तीसरे ओझे के पास जाने लगती है और इस ओझा का घर भी काफी ज्यादा दूरी पर था। काफी ज्यादा लंबा समय तय करने के बाद ये सभी काफी ज्यादा थक चुके थे, तो लस्टनी गाड़ी रोककर एक जगह ये सभी गाड़ी के अंदर ही सो जाते हैं। और क्योंकि आरुम को नींद नहीं आ रही थी, तभी उसकी नजर पड़ती है गाड़ी से बाहर जहाँ उसके पापा खड़े थे। आरुम के फादर उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। भी आरुम गाड़ी से बाहर निकलकर अपने पापा को आवाज लगाने लगती है कि तभी एक अचानक से उसे वही सब सीन दिखाई पड़ता है जब उसने अपने पापा को चाकू से अटैक किया था। जिसके अगले ही पल हम देख पाते हैं कि आरुम ये सब कुछ सपना देख पा रही थी और उसे भी अभी अभी पता चला है कि उसी ने अपने पापा को मारा है। ये सब कुछ मार्सिना के भूत ने जानबूझकर आरुम को बताया था ताकि वो और भी परेशान हो सके। यहाँ आरुम को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ही अपने डैड को मारा था। बहुत ही ज्यादा चीखने रोने लग जाती है कि तभी लेस्टनी उसे जैसे तैसे संभाल लेती है। फाइनली लेस्टनी तीसरे और लास्ट ऑप्शन ओझा दर्जत के पास पहुंच जाती है। लेस्टनी जब दर्जत के आश्रम में पहुंचती है तो यहाँ पर दर्जत के असिस्टेंट लोग लेस्टनी को देख कर के ही पहचान जाते हैं कि आप ही लेस्टनी हो ना। ये सब कुछ देखकर लेस्टनी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि वो लोग कैसे पहचान सकते हैं, जबकि वो तो कभी पहले मिले भी नहीं। वो असिस्टेंट बताने लग जाते हैं कि हमारे गुरु काफी समय से आप ही का इंतजार कर रहे हैं। लेस्टनी जब दर्जत से मिलती है तो दर्जत भी कहता है कि काफी सालों से इंतजार कर रहा हूँ और देखो तुम इतने सालों बाद आई हो। यहाँ लेस्टनी बताने लगती है कि मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं किया करती थी, पर पिछले कुछ दिनों के इंसिडेंट्स के बाद से मुझे भी डर सा लगने लग गया है। यहाँ दर्जत कहता है कि मैंने तुम्हारे पति से प्रॉमिस कर रखा था कि मैं तुम्हारी बेटी आरुम को श्राप से मुक्त करा के रहूंगा और उसे मुक्त कराने के लिए मैंने सारी तैयारी कर रखी है। हालांकि तुमने आने में तो बहुत देर कर दी है और हमारे पास अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए हैं, पर मैं 2 दिनों में अपना जी जान लगा दूंगा कि आरुम वापस से नॉर्मल हो सके। दर्जत बताने लगता है कि अगर 2 दिनों में मैंने आरुम को नॉर्मल नहीं किया तो मजबूरी में आकर हमें उसके बर्थडे वाले दिन ही आरुम को जान सहित खत्म करना पड़ेगा, जिससे कि मार्सिना खत्म हो सके। ये बात सुनकर डेस्टिनी एकदम घबरा जाती है कि नहीं, कुछ भी हो जाए पर मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती। दर्जत भी कहने लगता है कि घबराओ मत, मैं भी तुम्हारी बेटी को मरने नहीं दूंगा, क्योंकि उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है और वो ऑप्शन क्या था वो हमें आगे पता चलेगा। यहाँ दर्जत रिचुअल शुरू करने से पहले आरुम को व्हाइट से ड्रेस में पहना देता है और आरुम को के बीच में बिठाकर उसके ऊपर एक बड़ा सा केज डालकर व्हाइट कलर का चादर डालकर उसे ढक देता है। यहाँ ये सारी रिचुअल देखने के बाद डेस्टिनी की नजर पड़ती है लिया पर और वो लिया से पूछने लगती है कि बेटा आरुम का तो हमें समझ में आ रहा है कि उसने ये ड्रेस क्यों पहना है, मगर तुमने क्यों पहनी है? जिस पर लिया कहती कि पता नहीं मॉम, इन लोगों ने दी और मैंने पहन ली। यहाँ दर्जत जैसे ही रिचुअल शुरू करता है तभी लिया को एक अचानक से अजीब सी हरकतें होती हैं और उसके मुंह से काला काला सा ब्लड जैसा निकलने लग जाता है। ये देखकर लेस्टनी एकदम घबरा गई थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लिया को क्या हो गया। और यहाँ दर्जत एक बहुत बड़े सीक्रेट को रिवील करता है कि वो उनकी बॉडी का भूत निकाल कर लिया की बॉडी को डाल रहा है और यही एकमात्र तरीका है आरुम को बचाने का। दर्जत बताता है कि लेस्टनी के पति सूर्या दर्जत के बीच यही डील हुई थी। यही हमें पता चलता है कि सूर्या लिया को इसीलिए अडॉप्ट किया था ताकि वो आरुम के भूत को उसके अंदर डाल सके, क्योंकि लेस्टनी को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था और उसने यहाँ आने में काफी ज्यादा लंबा समय लगा दिया और तब तक लिया भी इतनी बड़ी हो चुकी थी। मतलब सूर्या और दर्जत की नजरों में लिया एक बलि की बकरी थी जिसे वो लोग अब हलाल करने वाले थे। यहाँ लेस्टनी इसके मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं था। इसने लिया को हमेशा ही अपनी बेटी जैसा समझा। लेस्टनी दर्जत से साफ साफ कह देती है कि मैं अपनी आरुम को बचाने के लिए लिया को कुर्बान नहीं कर सकती। यहाँ लेस्टनी की ये सारी बातों की वजह से दर्जत के रिचुअल में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो चुकी थी और यहाँ वो जब केज को हटाकर देखता है वहाँ से आरुम गायब हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद हम देख पाते हैं दर्जत के कई लोगों को आरुम इनविजिबल पावर बन के मार डालती है। मतलब यहाँ एकदम मौत का नंगा नाच होने लगता है और एट द एंड यहाँ दर्जत भी मारा जाता है। इतना कुछ करने के बाद आरुम वापस से नॉर्मल हो जाती है और उसे एहसास होने लगता है कि इतने सारे लोगों को मैंने मारा, कातिल हूँ। पहले मैंने अपने पिता को मारा और फिर इतने सारे लोगों को। उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ने लगी थी कि तभी लेस्टनी उसे जैसे तैसे संभालती है और कार में बिठाकर वहाँ से निकल जाती है।
यहाँ लस्टनी को संभाल कर गाड़ी में बिठा तो ली, पर वो अब जाए कहाँ, कि उसके पास एक आखिरी ऑप्शन था दरजत, और अब वो भी जा चुका है। कि तभी लस्टनी की गाड़ी में टंगे हुए दादा की फोटो दिखाई पड़ने लगती है। तो यहाँ उसे कुछ याद आता है, जब उसकी मम्मी पापा की डेथ हो गई थी तब उसके दादा दादी ही अपने घर पर ले जाकर उसका पालन पोषण किए थे, और इसी फोटो के साथ में ही दादा के घर की चाबी भी टंगी हुई थी। अब लस्टनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो अपने बच्चों को लेकर अपने दादा के घर चली जाती है। यहाँ आज 28 तारीख हो चुकी थी, यानी आरुम के बर्थडे में सिर्फ एक ही दिन बाकी था। अपने घर में लगे हुए फोटोज को देखकर अपने बच्चों को अपनी हिस्ट्री बता रही थी। यहाँ लस्टनी के घर में मार्सिना की फोटो लगी हुई थी, और हमें पता चलता है कि मार्सिना ही लस्टनी के पिता की पहली वाइफ थी। लस्टनी के फादर फॉरेन से पढ़ाई करके जब आए तो उन्हें इस गांव में मार्सिना पसंद आ गई, तो उन्होंने उससे शादी कर ली। शुरू शुरू में वो मार्सिना से बहुत प्यार करता था, मार्सिना भी उसे बहुत लगाव रखती थी। कुछ समय बाद जब मार्सिना प्रेग्नेंट हुई और उसने एक इन्फेक्टेड बच्ची को पैदा किया, तो मार्सिना का पति उसे एकदम नफरत करने लग गया। उस बच्ची के हाथ एकदम अकड़े हुए थे, एकदम डिसेबल बच्चे की तरह। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, जिससे लस्टनी का पिता उस बच्ची को एक्सेप्ट ही नहीं किया। बच्ची के गुस्से में आकर उसने मार्सिना को भी बहुत ही बुरा भला कहा, अगर मुझे पता होता तुम्हारे खानदान के ऐसे इतिहास है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। यहाँ मार्सिना की बच्ची को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि तभी उसने दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद इस औरत से जब उसे बेटी हुई तो वो एकदम हेल्दी बच्ची थी, और ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि लस्टनी ही थी। यहाँ वो अपनी बच्ची और लस्टनी के साथ बहुत ही प्यार से रहता था, और दूसरी तरफ मार्सिना अपनी बेटी इडा के साथ फार्म हाउस में जैसे तैसे जिंदगी गुजारा कर रही थी। यहाँ जब लस्टनी थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसका भी मन करने लगा कि क्यों ना इडा के साथ थोड़ा खेला जाए, अपनी दूसरी माँ मार्सिना से मिलने का। लस्टनी जैसे ही लोगों के पास जाती तो मार्सिना तुरंत ही उसे प्यार करने के लिए उसके पास आती थी, पर लस्टनी का पिता उसे तुरंत ही दूर हटाकर ले जाता था। लस्टनी के सामने ही वो मार्सिना की बहुत बेइज्जती किया करता था, उसे समझाने लगता था कि बेटा इन लोगों के पास मत आया करो, ये लोग बहुत ही गंदे और बीमारी वाले लोग हैं, तुम इनके पास आओगी तो तुम्हें भी बीमारी लग जाएगी। इस तरीके से मार्सिना फार्म हाउस में ही रहा करती थी, अपनी बेटी का जैसे तैसे इलाज करवाती थी। उसके पति ने 1 रुपए की भी मदद नहीं की थी। आखिरकार बीमारी की वजह से इडा मर गई। ये वही सीन है जिसे हमने फिल्म के ओपनिंग में देखा था। इडा मर गई थी और दुखी होकर मार्सिना ने लस्टनी के घर के सामने फांसी लगा ली थी। यहाँ इस कहानी के दौरान ही लस्टनी को अपने ड्राइवर सुबागिर की भी याद आती है, क्योंकि उसके ड्राइवर में भी कुछ झोल झाल था। मतलब जब भी लस्टनी इडा के पास खेलने के लिए आया करती थी तो एक बात नोटिस करती थी कि यहाँ सुबागिर मार्सिना के पास आकर बैठकर कुछ बातें किया करता था। मतलब लस्टनी को लगता था इन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, इसीलिए लस्टनी डिसाइड करती है कि वो सुबागिर अंकल से मिलेगी, वही कुछ सच्चाई का पता बता सकते हैं। सुबागिर के घर जाने से पहले लस्टनी आरुम को एक बेड के थ्रू बांध देती है, ताकि वो लिया और रामा को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। अब आरुम को एक घर के अंदर बंद करके लिया के हाथ में चाबी देकर उसे समझाने लगती है कि बेटा मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, कुछ भी हो जाए तुम लोग इस दरवाजे को नहीं खोलोगे, अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि बहुत जल्दी लौट कर आऊं। यहाँ लस्टनी जैसे तैसे सुबागिर का एड्रेस पता करके के घर आती है। यहाँ हम सुबागिर को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका था। सुबागिर को देखते ही लस्टनी कहने लगती है कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मम्मी पापा के मौत की वजह तुम ही हो। जब उस दिन एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने उस दिन तुम्हें ही वहाँ पर देखा था, और अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। तो जी हाँ दोस्तों, जब लस्टनी के मम्मी पापा की डेथ हुई थी तो जिस आदमी ने लस्टनी को उठाकर वहाँ से ले जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि सुबागिर ही था। लस्टनी सुबागिर से पूछने लगते कि आखिरकार मार्सिना से तुम्हारा क्या रिलेशन था और तुम क्यों मार्सिना के पास मिलने जाते थे। तो यहाँ सुबागिर बताने लगता है कि लस्टनी के पिता से भी पहले सुबागिर ही मार्सिना से बहुत प्यार किया करता था, और मार्सिना लस्टनी के पिता को पसंद आ गई, और अब क्योंकि वो ठहरा बहुत ज्यादा पैसे वाला और अमीर खानदान से रिलेशन रखने वाला, इसीलिए मार्सिना ने सुबागिर की जगह लस्टनी के डैड को चुन लेती है। अब वहाँ मार्सिना ने लस्टनी के डैड से शादी करके चली गई। बेचारा सुबागिर अपने दिल में के अरमा आंसुओं में बहा रहा था, फिर भी सुबागिर सोचकर खुश था कि चलो मार्सिना की शादी एक बहुत बड़े घर में हुई है, जो सुख सुबागिर नहीं दे सकता वो उसे वहाँ पर मिलेगा। और कुछ ही समय बाद इन्फेक्टेड बच्चे को जन्म देने के बाद ही मार्सिना की जिंदगी एकदम बेकार हो चुकी थी, और लस्टनी के फादर ने उस पर ताने दे देकर उसे और भी बर्बाद कर दिया था। जब मार्सिना उसकी बेटी इडा की मौत हो गई तो ये बात सुबागिर को बहुत बुरी लगी, और वो मनी मन में सोचने लग गया कि वो बहुत जल्दी लस्टनी और उसकी फैमिली को खत्म कर देगा। वो भले ही ड्राइविंग करता था पर ब्लैक मैजिक में बहुत आगे था, उसे ब्लैक मैजिक का बहुत अच्छा नॉलेज था। इसी गुस्से में आकर मार्सिना का बदला लेने के लिए लस्टनी और उसके फैमिली पर ब्लैक मैजिक कर देता है। क्योंकि मार्सिना की आत्मा पहले से ही परेशान, दुखी और बदले के लिए तड़प रही थी, तो उसी पर मिर्च मसाले का तड़का लगाया सुबागिर ने। डायरेक्ट मार्सिना की बॉडी को ही, आत्मा को ही बुलाकर उसे ब्लैक मैजिक में कन्वर्ट करके सीधा लस्टनी की फैमिली पर रख दिया। प्रतिशोध में पागल होकर मार्सिना बहुत ही भयानक रूप में वापस आ गई। वो पहले जैसी मासूम वाली मार्सिना नहीं रह गई थी। मार्सिना ने ही लस्टनी और उसके माँ बाप को मारा था। मतलब जो गाड़ी पर भूत टकराया था
वो मार्सिना ही थी। और ये तो सिर्फ शुरुआत था। इन सबके बाद पूरी फैमिली पर एकदम श्राप बन गई थी। यहाँ सुबागिर की सच्चाई जानकर लस्टनी को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। इन सब के बीच इतनी मासूम सी आरुम की क्या गलती थी? तुमने उसे क्यों बलि का बकरा बना दिया? आखिरकार उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और लस्टनी इस ब्लैक मैजिक को खत्म करने के लिए सुबागिर से कह रही थी, पर सुबागिर यहाँ साफ साफ मना कर देता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ दूसरी तरफ हम आरुम को देख पाते हैं, जिसे वापस से मार्सिना ने पॉजेस्ट कर लिया था। अब यहाँ उसके बर्थडे को सिर्फ 1 घंटे का समय रह गया था। आरुम बहुत ही जोरों से कांप रही थी और कुछ ही सेकंड बाद उड़कर हवा में दीवार पर चढ़ जाती है। बहुत ही जोरों से दरवाजे को पीटने लग जाती है। बाहर खड़े लिया और राम दोनों समझ जाते हैं कि अब आरुम वापस से पोजेस्ड हो चुकी है, और क्योंकि उन लोगों की मम्मी ने दरवाजा खोलने से मना किया था, वो लोग भी नहीं खोलते हैं। अब यहाँ आरुम दरवाजे की जगह छत पर से चलकर घुसने लग जाती है। छत को फोड़कर सीधा उन दोनों के सामने कूद जाती है। आरुम का ऐसा रूप देखकर लिया एकदम डर गई थी और एकदम सन्न रह गई थी। लेकिन तभी उसे रामा का ध्यान आता है कि वो कहाँ गया, क्योंकि रामा तो पहले ही डर कर कहीं छुप सा गया था। लिया भी उसके पीछे पीछे जाकर उसे ढूंढने लग जाती है। रामा तुम कहाँ हो? तभी सामने के दरवाजे पीछे से आवाज आती है कि दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं यहाँ पर हूँ। इसके बाद यहाँ मार्सिना लिया और राम को एक ही कमरे में बंद करके चली जाती है। वहाँ रास्ते पर लास्टनी आरुम को पॉजेस्ड देखकर समझ जाती है कि मार्सिना आ चुकी है। लास्टनी आरुम को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकी और जंगल की ओर भागने लगती है। तभी लास्टनी भी उसका पीछा करने लग जाती है। अब यहाँ आरुम के बर्थडे में बस 30 मिनट रह गए थे। लास्टनी आरुम को जंगल में ढूंढने लग जाती है और जिसके कुछ ही मिनट बाद आरुम खून से लथपथ होकर उसे मिलती है। आरुम लास्टनी के सामने ही मर जाती है और एक अचानक से ही उसकी बॉडी भी गायब हो जाती है। उसकी बॉडी की जगह एक खून का गड्ढा दिखाई देने लगता है। यहाँ दरअसल आरुम थी ही नहीं, ये मार्सिना का एक माया जाल था। तभी मार्सिना ऊपर पेड़ से लास्टनी के ऊपर गिर जाती है और उसे डराकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ लास्टनी पूरे जंगल में चिल्ला चिल्लाकर मार्सिना से कहने लगती है कि मार्सिना तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तुम मुझसे निकालो, अपनी बच्ची को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। अपनी बच्ची को खोजते खोजते वो खाई के पास पहुँचती है और यहाँ आरुम खड़ी थी, पर वो अब भी पॉजेस्ड थी। अब यहाँ मार्सिना आरुम को लेकर खाई से नीचे कूदने वाली थी कि तभी सही मौके पर सुबागिर लौट आता है। सुबागिर आरुम के ऊपर एक कपड़ा डालकर खाई के नीचे ले जाता है। उसकी बॉडी को ऊपर कुछ रिचुअल करके मार्सिना को वहाँ से दूर हटा देता है। लास्टनी और आरुम से कहने लगता है कि तुम दोनों जल्दी यहाँ से भागो, क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी यहीं पर भटक रही है। और तभी सुबागिर यहाँ पर पकड़ा जाता है। मार्सिना उसका पैर पकड़कर उसे पानी के अंदर खींच ले जाती है, जिसके अगले ही सेकंड लास्टनी के हाथ में सुबागिर का सर आ जाता है और लास्टनी घबराकर उसे दूर फेंक देती है। तभी लास्टनी आरुम को ढूंढते ढूंढते पानी के अंदर जाती है। तो यहाँ हम देख पाते हैं कि आरुम पानी के निचले वाले सतह पर चुपचाप बैठी हुई थी। ये सब कुछ देखकर लास्टनी बहुत ही रिलैक्स हो जाती है और आरुम को पकड़कर गले लगा लेती है। अपनी बेटी से कहने लगती है कि बेटा अब सब कुछ ठीक हो गया है, तुम अब मत घबराओ, वो सब कुछ कभी नहीं होगा। पर वो भूल गई थी कि अभी बर्थडे वाला समय बचा हुआ है। जैसे जैसे आरुम का बर्थडे वाला टाइम नजदीक आ रहा था, वैसे ही मार्सिना भी बहुत ज्यादा पावरफुल होकर उसके पास आ रही थी। और लास्ट टाइम पर लास्टनी आरुम को पीछे ढकेलकर खुद मार्सिना के सामने चली जाती है। इस तरीके से आरुम की जगह मार्सिना अब लास्टनी की बॉडी में आ चुकी थी। मार्सिना का अभी भी वही मकसद था कि आरुम को किसी भी हालत में जान सहित खत्म करना। वो एक पत्थर लेकर आरुम की ओर आगे बढ़ रही थी कि तभी उसके अंदर लास्टनी मार्सिना को रोक रही थी। लास्टनी अपनी आखिरी कोशिश तक अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश करती है, पर मार्सिना उसे कब तक रोकने देती। आखिरकार मार्सिना लास्टनी के ऊपर हावी होकर आरुम को मार देती है। लास्टनी अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसी पत्थर पर खुद का सिर पटक पटक कर खुद को खत्म कर देती है। दरअसल यहाँ पर लास्टनी को दर्जत की एक बात याद आ गई थी। आरुम के बर्थडे वाले टाइम से पहले मार्सिना को खत्म नहीं किया गया तो मार्सिना आरुम को जान सहित मार डालेगी, पर यहाँ पर तो लास्टनी ही मार्सिना का शिकार बन गई थी। इसीलिए उसने खुद को ही खत्म कर दिया, ताकि आरुम के बर्थडे से पहले जब लास्टनी खत्म हो जाएगी तो मार्सिना भी खत्म ही हो जाएगी। अगर एक बार आरुम का बर्थडे बीत गया, मार्सिना को मारना नामुमकिन हो जाता। तो यहाँ फाइनली लास्टनी के साथ साथ मार्सिना भी खत्म हो गई थी और यहीं पर ब्लैक मैजिक का सिलसिला भी खत्म हो जाता है। और अब फाइनली लास्टनी जैसा अपने बच्चों को चाहती थी हमेशा सेफ रखना, उसके बच्चे सेफ हो जाते हैं, पर इन सब के लिए उसे अपनी जान देनी पड़ती।